हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जो है कि ये फिज़िक्स का फाउंडेशन नंबर 2 है और ये पेपर आपको कंडक्ट कराया गया था 23 को। ठीक है ना। तो एक बच्चा है मानिक शर्मा करके, उसने इसको सॉल्व किया है। तो उसी पेपर को मैं डिस्कस करूँगा वन बाई वन। जहाँ जहाँ उसने मिस्टेक की है वो बताऊँगा आपको, और जहाँ जहाँ आपको एडिशनल लिखना है वो भी आपको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, सेक्शन बी से स्टार्ट किया, तो मैं वहीं से लेके चलूँगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा गया है। तो बच्चे ने क्या किया, ध्यान देना इस पर। इसने लिखा है द बोहर थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी क्या है, बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑर्बिट अबाउट द एप्लीकेबल फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोहर मॉडल अप्लीकेबल नहीं है, ये ठीक है। जब दूसरा लिखा है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये आपने बड़ा गलत लिखा है, क्योंकि ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, बोहर का ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है ना। और इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है। ठीक है ना। और साथ में आपको ये भी पॉइंट आउट करना होगा, तो अगर 3 नंबर में है तो कम से कम 3-4 इसके 4-5 आपको पॉइंट्स इसके लिखने होंगे। ठीक है बेटा जी। तो मैं अगर इसके पहले अगले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ आप लिख देना भाई, जो बोहर मॉडल है ना, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम है, वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। इट डज नॉट एक्सप्लेन ठीक है बेटा जी, for the wave nature of electron, for the wave nature of electron, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है ना। और जो स्पेक्ट्रल लाइन की रिलेटिव इंटेंसिटी है उसके बारे में आइडिया नहीं बता पाया। तो आप कहोगे कि इट गिव नो आइडिया अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है बेटा जी, इस चीज़ को आप लोग पॉइंट आउट कर लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आपको पॉइंट्स लिखना हो, कम से कम 5 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है बेटा जी। अगर एक और मिलाना चाहो तो कह सकते हो कि ये जो है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऑर्बिट जो है सर्कुलर ही क्यों है, जबकि इलिप्टिकल भी हो सकती थी। द थियरी डज नॉट एक्सप्लेन ठीक है ना, वाई ऑर्बिट टेकन एज सर्कुलर। तो इस तरीके से आप लोग 4-5 पॉइंट जब लिखोगे तब आपको पूरा 3 मार्क्स मिलेगा। आई थिंक एक पॉइंट आपका सही था। ठीक है बेटा जी। तो इसमें आपको फिर सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने सारे पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका कि डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि क्यू और की ये भी सही लिखा आपने, ये भी ठीक लिखा। लैम्डा एक्स अपॉन ये भी सही लिखा आपने। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ये भी सही है आपका, ये ठीक। इसमें आपको पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा बेटा जी। ठीक है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है यार। जब यहाँ पेज खत्म हो रहा है तो ये 2 लाइन में यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग जो डालते हो यहाँ पर क्या ज़रूरत है डालने की। जब पेज यहाँ कंप्लीट हो गया है तो आप अगले पेज से क्या है, यहाँ डालो अपनी हेडिंग, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके बाद सॉल्व करना शुरू। उसी पेज में क्या है, 2 लाइन बचा है, उसमें डाल दिया हेडिंग आपने। हेडिंग डाला इस पेज में, एक्सप्लेन आपने दूसरे पेज में किया है। ऐसे थोड़ी होता है यार। हाँ, अगर यहाँ स्पेस ज़्यादा होता तो फिर आप वहाँ पर क्या हेडिंग डाल के आप पॉइंट आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पेज कंप्लीट हो चुका है, 2-3 लाइन बची है, जिसमें हेडिंग डालने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना। तो आप लोग नए पेज से हेडिंग डालिए और प्रॉपर तरीके से लिखिए, तो चेक करने में भी आसानी होती है। ठीक है, आपने डिफाइन किया है एक्स इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है ना। ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी आपने मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लिखने का तरीका भी आपको बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी।
और थोड़ी सी राइटिंग पे फोकस करो, अदरवाइज़ क्या है कि अगर राइटिंग सही नहीं रहेगी तो फिर नंबर कम मिलते हैं। रीडिंग भी क्लियर होनी चाहिए ना, रीड करे तो कम से कम चले पता बच्चे ने क्या लिखा है। ये आपने लिखा पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल बैरियर कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द टर्मिनल of PN junction diode, that is P side and N side, when the junction is connected in the forward bias and देखो पढ़ने में नहीं आ रहा बेटा जी, थोड़ा साफ लिखो। ठीक लिखा आपने, थोड़ा सा साफ इसको लिखना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल डिफाइंड एज द PN जंक्शन डायोड इमोबाइल कनेक्टेड, हाँ ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ लिखो, रीड कर पाए बंदा ना, रीड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए साफ साफ लिखो, ठीक है बेटा जी। पोटेंशियल बैरियर फील्ड, ये भी ठीक लिखा आपने। अच्छा, अब अगला आपका क्वेश्चन आपका है कि मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव, ठीक है ना। आपने डायग्राम कहीं दिया ही नहीं, बिना डायग्राम के आपने कैसे सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है ना। तो इसमें तो 3 मार्क्स आपको ठीक है मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया आपको है, तो डायग्राम के बगैर आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो बेटा यहाँ डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको, अगर डायग्राम नहीं बना रहे हो तो नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। अब प्रॉपर डायग्राम बना करके तभी इसको जो है कि प्रॉपर तरीके डिराइव करो, इसे आपने क्लास में कराया गया आपको। देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ले लोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, इसका नाम दोगे ए और क्या नाम दोगे बी। यहाँ से क्या करोगे, 3 लाइट रे निकालोगे, यहाँ पर इसका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लोगे, ठीक है बेटा जी। यहाँ इसका फोकस ले लोगे, यहाँ इसका पोल है। अब लाइट जब निकालोगे तो प्रॉपर तरीके से लाइट को निकालना। पहली लाइट कहाँ गिरती है, बिल्कुल इंसिडेंट लाइट बिल्कुल तो पैरेलल होती है, जो कि फोकस से रिफ्लेक्ट होके पास करती है ऐसे, है ना। इसके बाद दूसरी लाइट कहाँ से ले जाओगे, पोल से, ठीक है बेटा जी। ये लाइट पोल पे गिरेगी ऐसे, यहाँ रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जाएगी, यहाँ कट करेगी बोल बच्चा जी। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और एक लाइट कहाँ से पास करा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से पास होगी तो आपकी इमेज यहाँ बन जाएगी। ये आपकी इमेज का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। इधर हो जाएगा तुम्हारा ए डैश, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी डैश। इंसिडेंट लाइट को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ दिखाना होगा आपको, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट जितनी भी लाइट्स हैं, इस तरीके से फिर डायग्राम बना के फिर डेरिवेशन करोगे तब जाके आपका आंसर सही माना जाएगा। अदरवाइज तो आपने सिंपल फार्मूला लिख दिया है, ठीक है ना, तो 1 नंबर इस पर आपको मिल जाएगा। बट ये है कि अगर आपको फुल मार्क्स मारने हैं तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम और विथ डेरिवेशन करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है बेटा जी। ये देखो बेटा, ये आपका ये फार्मूला, ये डायग्राम आप इस तरीके से बनाओगे, और साथ में ये सब्जेक्ट क्या है, इस डायग्राम के बारे में, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज है, फोकस है, ठीक है ना। तो डायग्राम थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, स्ट्रेट रहेगा क्योंकि पिक्चर ही ऐसी आई हुई है, ठीक है। सारे आपके लाइन जो है स्ट्रेट लाइन होंगे। फिर ये पॉइंट आउट करोगे, फिर यहाँ लिखोगे इस तरीके से, रिलेशन बताओगे। इसके बाद ये लिखोगे यहाँ पर, इस टाइप का आपका फॉर्मेट मिलेगा। फिर इसमें क्या करोगे, दोनों साइड यू वी एफ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/v 1/u इक्वल टू 1/f आ जाएगा, ठीक है ना। किसमें किसी डिवाइड करोगे, यहाँ पर u वी एफ से, यहाँ भी u वी एफ से, यहाँ भी u वी एफ से, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉपर तरीके से करोगे, चाहे वो 3 मार्क्स का हो चाहे वो 2 मार्क्स का हो, आपको प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा, तभी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपका क्या आया, कह रहा है कि एक्सप्लेन द म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें बार बार बच्चे गलती करते हैं कि सिंपल देखो, आपने यहाँ पर 2 लाइन यहाँ लिख दिया है और 1 लाइन आपने यहाँ लिख दिया, काम आपका चल गया, आपको लगता है हमको 3 मार्क्स मिल जाएगा, तो आपको नहीं मिलने वाला है। प्रॉपर तरीके से आपको डायग्राम के साथ, आपको डायग्राम बड़ा छोटा सा डायग्राम है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है कि नहीं बेटा जी। देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पर एक छोटी सी बैट यहाँ पर लगा दोगे, टाइम वेराइंग करंट यहाँ डाल दोगे ना, ठीक है। और ये क्या आपका देखो, और एक कॉइल यहाँ आप लगा दोगे ऐसे, और यहाँ पर सिंपल लगा दोगे गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दोगे यहाँ पर, यहाँ लगा दो आप गैल्वेनोमीटर, ये ठीक है ना। ये अब यहाँ पर क्या है, आप बैटरी भी लगा सकते हो, सिंपल बैटरी भी अगर लगा दो तब भी वो करंट क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी आपने पॉजिटिव नेगेटिव लगा दी, बैटरी लगा दी बैटरी, तो बैटरी करंट क्या है, 0 से जब क्या जाएगी, आई जाएगी, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स आपका, तो क्या होगा कि यहाँ फ्लक्स लिंक होगा, तो वही फ्लक्स आकर किसके साथ लिंक होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको डायग्राम को बनानी पड़ेगी, बिना डायग्राम बनाए आपको नहीं यहाँ दिखाना होगा कि प्राइमरी करंट में जो फ्लक्स आपका लिंक हुआ है फाई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई। जितना आई को बढ़ाओगे उतना क्या इसमें फ्लक्स लिंक होगा ना, फाई 1,
बोलो बच्चा जी। वही फ्लक्स इसमें भी लिंक होगा तो फाई है ना इज इक्वल टू क्या तुम्हारा एम आई होगा। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। बोल बच्चा जी। फिर आप यहाँ पर ये आपने डिफाइन कर दिया। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे कि इफ़ आई इज इक्वल टू 1 तो फ्लक्स कितना होगा, सीधे आपका एम के बराबर होगा। ठीक है ना, ये बात आप यहाँ पॉइंट आउट करोगे। इसके बाद लिखोगे दस म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द अदर कॉइल। ठीक है ना, अगर इस कॉइल में क्या है यूनिट करंट फ्लो करेगी तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, एम के जो फ्लक्स लिंक होगा वो म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर फार्मूला लिखो, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा तुम्हारा डी फाई बाई क्या तुम्हारा सिंपल डी टी होगा, है ना बेटा जी। इसके बाद जो है कि अगर आप फाई की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी होगा। तो ये सब सारे कंसेप्ट लिखोगे तभी जाके नंबर आपको मिलेंगे, अदरवाइज नंबर आपको नहीं मिलने वाले। ऐसे नंबर नहीं मिलते बेटा जी, आप 2 लाइन में नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपके इसके बारे में पॉइंट आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा जी, इस बात का आप ध्यान देना। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब बेटा आपसे पूछा है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द, ठीक है, सेल, ये भी ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स, ये भी सही है, आपने पहली प्रॉपर्टी लिख दी। तो प्रॉपर्टी के बारे में है, इट हेल्प्स टू बाइंड द न्यूक्लियस, चलो ये भी ठीक है। इट हेल्प द स्टडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ, अभी सब कहानी लिखने से पहले उसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिखो। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड है ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज। तो ये सब चीज़ें लिखो जो पॉइंट पॉइंट वाली बात है, ये तो अपने मन से लिखोगे तो काम। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। जो भी पार्टिकल न्यूक्लियर रेंज में आएगा उस पर न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, है कि नहीं है। हाँ, तो ये जो आप लिखोगे न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, क्या करता है वो स्पिन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 2-3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी आप लिखोगे तभी जाकर क्या है आपकी बात समझ में आएगी। और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, है ना, ये देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और ये आप लिखा ही आपने, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, है ना। इट मैग्नीट्यूड क्या है 10⁻² टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड 10⁻38 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है ना, तो इसको आप पॉज करके प्रॉपर तरीके से इस पॉइंट आउट कर लेना, तभी जाके आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है बेटा जी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप। अब आपने पूछा गया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉलोइंग लॉज है। पहला क्या, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे होगा बेटा जी, ये कैसे हो जाएगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होता, इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती है, या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आने वाले रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ जो रेडिएशन अगर बढ़ाओगे फोटोन की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा जी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द, ये ठीक है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये तो आपको अभी सारे पॉइंट्स आपने लॉज नहीं लिखे हैं प्रॉपर तरीके से। आप पहला लॉ, दूसरा लॉ, है ना, इसको लिखना पड़ेगा आपको। जैसे आपने कहा कि भाई देखिए, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसिडेंट, आप यहाँ लिखोगे पहला पॉइंट, इफ़ दी, हम देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, हम लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, आप लोग पॉइंट आउट लैंग्वेज में लिखना होगा आपको। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, दिस इंप्लाइज दैट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है ना, ये आपका हो गया। आप कह सकते आप ये पहला लाभ मान लो, फर्स्ट लाभ मान लिया आपने। ठीक है ना, और दूसरा क्या है लॉ, ये देखा गया, क्या देखा गया कि अगर इंसिडेंट फोटोन की क्या है, जो इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, या तो किससे बड़ी हो
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से बड़ी हो या तो उसके बराबर हो, तभी जो क्या है एमिशन टेक प्लेस। तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लैंग्वेज में लिखना है इसको, ठीक है बेटा जी, तभी आप समझ पाओगे एक एक करके। तो आपने कहा कि ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है ना। और आप तीसरा क्या लिखोगी कि भाई जो फोटोन इंसिडेंट फोटोन जो है, जब इंसिडेंट फोटोन और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन होता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है ना, कोलिजन किसमें, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है ना। इसको पॉइंट आउट कर लोगे आप। इसके बाद अगला क्या लिखोगे कि फोटोन के गिरने में नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो अगर आपने कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक मेटल सरफेस है, उस पर फोटोन गिरता है, तो फोटोन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में दोनों में टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है ना। एमिशन, इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। तो जैसे ही फोटोन गिरेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट करोगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। इन बात का आप ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बच्चे ने कहा है। बच्चे ने डिफाइन किया कट ऑफ पोटेंशियल, ये भी सही इसका, ठीक है। क्या है कि मिनिमम, क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है ये, ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो यहाँ से लिखा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है आपका, ठीक है बेटा जी। अब आपका बच्चे का क्वेश्चन क्या ये है, क्वेश्चन नंबर सी सेक्शन में आ गया ये कि 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, ये पावर रेटिंग आपका कितना है, 220 वोल्ट 100 वाट है। बल्ब इज कनेक्टेड 110 सोर्सेज, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, इतना ये कंज्यूम बाय द बल्ब, ठीक है। वी स्क्वायर बाई आर लिखा है, ये लिखा है इतना आपका, ये 25 वाट आएगा, ठीक। इसने प्रॉब्लम को बिल्कुल सही किया हुआ है, 25 वाट का पावर कंज्यूम होगा, ठीक है ना। अब अगले कंसेप्ट में आते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 प्लस अल्फा, ये है बिल्कुल वेरी गुड, आपने सही किया, बिल्कुल थोड़ी राइटिंग सही करो आप, ये बिल्कुल करेक्ट आपका है, पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा इस पर, ठीक है बेटा जी। बच्चे ने बोला है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है ना। पोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए बनाया ना, इसने बनाया है, और अगर ये पोटेंशियल सरफेस आपका है तो इस पर इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, ठीक है ना। ये भी आपका एक अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये लिखा है इसने प्रॉपर्टी के बारे में, क्या है इसमें वर्क डन क्या होगा, अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पर, तो वर्क डन क्या तुम्हारा होगा, 0 होगा। तो ये भी सही है, पोटेंशियल ठीक है, ये यूनिफॉर्म, ये भी ठीक है बेटा जी। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और बेटा अगला क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। अब आपने मानिक इस बच्चे ने नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं डायग्राम को पॉइंट आउट करूँगा। इंपॉर्टेंट केस है, मैक्सिमम बच्चों ये करते नहीं इसको हैं, और बड़ा ही आसान है। आपको दिखाना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपको कह सकते हो कि ई, ठीक है ना, इंटीग्रल का ई डॉट डी एल है ना, पूरा क्लोज पाथ में क्या होना चाहिए आपका, ये 0 होना, ये हमको शो करना है, ठीक है ना। क्या करो आप, रैंडम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई, देखो इस तरीके से रैंडम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। ये आपकी इलेक्ट्रिक कैसी है, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ले लिया, ठीक है। और इसमें आपने क्या है कि अब क्या करना है, क्योंकि क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ है, जिसमें हमें क्या है, एक चार्ज को छोड़ देना है। मान लो ये चार्ज क्या है, यहाँ से मूव करते हुए ऐसे जा रहा है, इस तरीके से,
ये कहाँ आया, ए से कहाँ आया, ये बी पर आया। ये चार्ज, ये किसी पॉजिटिव चार्ज का ये पाथ है, ये लेंथ है, वो पाथ लेंथ है। ठीक है बेटा जी। अब अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई बताओ हमें ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल निकालना है ई डॉट डी एल, तो आप कोई पॉइंट यहाँ लोगे। अब मुझे बताओ, अगर एक छोटा सा एलिमेंट लाओ, आपके मान लीजिए आपका डी एल है, ये क्या आपका, ये छोटा सा एलिमेंट आपका डी एल है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कितना एंगल बना है आपका, ये थीटा बना। तो चाहे आप डी एल को, अब ई डॉट डी एल करना आपको है, ठीक है ना जी। तो ई डॉट डी एल करना है तो आपको स्केलर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ना। तो चाहे डी एल को ई के अलॉन्ग लो और चाहे ई को डी एल के अलॉन्ग लो, आपको हमेशा ई डी एल कॉस थीटा ही मिलेगा। मान लो हमने क्या लिया, डी एल को कहाँ लिया, ई के अलॉन्ग मिला, तो ये क्या हुआ, डी एल कॉस थीटा। यहाँ पर कितना होगा, लाइन क्या होगा तुम्हारा, लाइन इंटीग्रल क्या होगा, बोलो जी। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या होगा, है ना, क्या होगा, ई डी एल कॉस थीटा। ये तुम्हारा होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ई इंटू पाथ लेंथ, लेकिन कॉस थीटा के साथ, क्योंकि डी एल कहाँ होना चाहिए, अलॉन्ग द ई होना चाहिए, या तो ई कहाँ, अलॉन्ग द डी एल होना चाहिए। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस। ई डी एल कॉस थीटा, ई इंटू डी एल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम टोटल पाथ लेंथ का निकालें लाइन इंटीग्रल, तो क्या आ जाएगा बताओ, लाइन इंटीग्रल ऑफ होल पाथ ए से बी तक, तो ये क्या आ जाएगा बोलो जी, ये आ जाएगा ई डॉट डी एल, है ना, ई डी एल कॉस थीटा कर लेते हैं इसको, ई डी एल कॉस थीटा फ्रॉम ए टू बी। अब ए से लेकर के बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का आपने मल्टीप्लाई किया है, और आपको पता है कि ई इंटू लेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या है, अगर हम लेंथ की बात करें तो किसके, ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है। मुझे बताओ बेटा जी, तो ए से लेके बी तक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही कहलाए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ए से कहाँ गया, बी तक पूरा का पूरा आपने क्या लिखा ना, ऊपर लाइन इंटीग्रल क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है बेटा जी, वी ए माइनस वी बी, इसे बोलेंगे क्या चीज़, या अगर इसको हम उल्टा करते हैं, नहीं सॉरी, वी बी माइनस वी होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या होगा, वी बी माइनस फाइनल माइनस, ये फाइनल है, ये क्या आपका, ये इनिशियल है, ठीक है ना। अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं, अगर ध्यान देना, क्योंकि ये बड़ा है। अब अगर हम इसको लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, तो क्या होगा, माइनस, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा ए से लेके कहाँ तक, बी तक, और सिंपल इसे लिखेंगे ई डॉट डी एल। ये आपका है लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी। आई बात समझ में ना, ये तो आपका फार्मूला ऐसे आ गया। अगर पाथ कैसा होगा तुम्हारा, अगर पाथ आपका फॉर क्लोज्ड पाथ, अगर पाथ आपका क्लोज्ड होगा, ये वाला ए और बी अगर क्लोज्ड होगा, मान लो ऐसे, तो आप ए से चले थे और कहाँ आ गए, आप ए पर ही आ गए, तो पोटेंशियल यहाँ का वी ए है, फाइनल भी क्या होगा, वी ए ही होगा, है ना। तो फॉर क्लोज्ड पाथ, फॉर क्लोज्ड, यहाँ तो लिखा है मैंने ना, फॉर क्लोज्ड पाथ वी ए इज इक्वल टू वी बी, है कि नहीं है। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो फॉर क्लोज्ड पाथ, है ना, तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा तुम्हारा, ये फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड ऐसे बनाएंगे, होल क्लोज्ड पाथ के लिए हम बनाते हैं ना सर्कल, और ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी आपका आ जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या आपका जीरो आएगा, तो आपने यहाँ इसको शो कर दिया। तो आई थिंक द डायग्राम के थ्रू अगर आप पूरा एक्सप्लेन करोगे तो पूरा का पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 3 मार्क्स का आपको इस पर नंबर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर तरीके से बना दिया। ठीक है बेटा जी, इसमें कोई डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछना। अगला क्वेश्चन था आपका, क्या था इसमें, ठीक लिखा है इसने, द कैपेसिटर ऑफ, ठीक सारे कैपेसिटर लिख लिया इन्होंने, माइक्रो पिको फैरेड में लिखा है, सारे कैपेसिटर को चाहो तो आप फैरेड में कन्वर्ट करके फिर आगे बढ़ो। ठीक है बेटा जी, सारे कैपेसिटर को फैरेड में कन्वर्ट करके फिर आगे बढ़ो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करके, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो लास्ट में आपका जो आंसर आएगा वो पिको कूलम में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने सिंपल क्या है कि माइक्रो फैरेड लेके चले हो। ठीक है, ये आपका आंसर सही है।
वैसे आप कोशिश क्या करो, पहले फेरेड में कन्वर्ट करके फिर वोल्टेज मल्टीप्लाई करो और फिर उसको आंसर आपका किस में आएगा, जब चार्ज निकालो कूलम में आएगा, तो बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हो पीको कूलम में। ठीक है बेटा जी। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है इनका, देखो ये क्या है आपका, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज इन स्फेरिकल सेल। ठीक है, आउटसाइड में निकालना है। बच्चे ने यहाँ पर गॉसियन बनाया सरफेस, वेरी गुड, ये भी सही बताया इसने। ठीक है, सब यहाँ गॉस लॉ लगाया इसने और ये आंसर निकाल लिया आपने, Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/r²। ठीक है बेटा जी, KQ अपॉन R² है, KQ अपॉन R² आपका आएगा आउटसाइड पे। सरफेस पे आ जाओगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा KQ, ये आपका कैपिटल R होगा तो R बन जाएगा। ठीक है बेटा जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी, 0 होगी। तो तीनों भी पूछ सकता है। सरफेस पे क्या होगा, KQ अपॉन सिंपल रेडियस का स्क्वायर सरफेस पे होगा। बाहर तो लिखा ही होगा आपने। अंदर अगर आप पूछता है तो अंदर क्या है, चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी, अंदर इनसाइड द स्फेरिकल सेल 0 मानी जाएगी। ठीक है बेटा। ठीक है, इसने बताने की कोशिश की है कि EMF क्या होता है, कि जब बैटरी ऑफ अ ग्रुप सेल व्हेन नॉट कनेक्टेड इन क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, मतलब ओपन सर्किट जब होगी तो बैटरी क्या, ठीक है सेंटेंस वाइज तो सही है, लेकिन थोड़ा इसको और सही करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि बैटरी जब क्या आपकी है, ओपन सर्किट जब बैटरी होती है तो उस टाइम पर बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ठीक है। और ये EMF, अच्छा दूसरा कंसेप्ट क्या इन्होंने दिया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ठीक लिखा। पोटेंशियल डिफरेंस ऑपोजिट डिफाइंड एज द टर्मिनल पोटेंशियल व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, है ना। बैटरी क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, जब बैटरी कनेक्ट हो जाती है, जब उसमें करंट फ्लो करने लगती है तो उस टाइम पर जो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से इसने पॉइंट आउट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर बिहेव एज अ प्योर इंडक्टर फॉर। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो कैपेसिटर इज डिवाइस। ठीक है, डिवाइस ये प्रॉपर्टी आपने किसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हाथ ये दिया हुआ है। ठीक है ना, मैंने इसको बताया था आप लोगों को, क्या लिखा आपने है, नहीं कितना लिख दिया आपने, इसका मेन कंसेप्ट तो लिखा ही नहीं आपने। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज एंड कैपेसिटर बिहेव एज अ प्योर इंडक्टर, प्योर कंडक्टर। ठीक है, आप यहाँ पॉइंट आउट कर लेना कि XC क्या होता है, 1/ωc होता है। अगर आपने ओमेगा को क्या किया, डिक्रीज किया, कैपेसिटर ने आप ओमेगा को डिक्रीज करते हो, कम करते हो। ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने हाई पूछा है। अगर आपने ओमेगा को क्या किया, ओमेगा को अगर आपने ओमेगा को बढ़ा दिया, ओमेगा को अगर आपने बढ़ा दिया तो आप देखो क्या होगा, XC अचानक क्या होगा, गिर जाएगा। और जब XC क्या है, XC तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अपोजिशन है, करंट को अपोज करने वाला है। और ये अचानक अगर गिर जाएगा तो सर्किट में रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर। और सर्किट जो है, रिएक्टेंस अगर कम हो गया तो सर्किट का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपकी सर्किट बिहेव एज अ प्योर कंडक्टर, मतलब इसमें रिएक्टेंस रहना है, सिंपल ये वायर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको पॉइंट आउट कर दो, लिखा ठीक इसने है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया इन्होंने प्योर, तो ये सेंटेंस आपका सही है। इस चीज़ को पॉइंट आउट कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नंबर वैसे भी इस पर मिल जाएगा आपका पूरा। ठीक है, आपने पूरा का पूरा लिखा है तो इस पर पूरा का 3 मार्क्स आपको मिलना तय है। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आपको अगला देखना आपको है LCR सर्किट के बारे में, कि आप देखो ये इसने ठीक बनाया, यहाँ पर L, C और R ये भी सही बनाया, डायग्राम आपने सही दिया। ठीक है, और डायरेक्शन दिया आपने, इम्पीडेंस भी लिखा। ठीक है बेटा जी, इस पर भी आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ये आपका रिजल्टेंट आपने जो पॉइंट आउट किया है। ठीक है बेटा जी। अब आपका है गॉसेस लॉ। थोड़ा सा सही लिखो बेटा, क्योंकि दिखता नहीं आपने क्या लिखा है, थोड़ा सा राइटिंग पे फोकस करो, अदरवाइज क्या है नंबर आपके कटेंगे। तो ये ठीक है, आपका स्टेटमेंट भी सही, यहाँ भी सही है, ये भी आपका सही है। ई डैश, हाँ ई डैश इतना, गॉसेस लॉ। और इसके बाद आपका था फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से। आपने इनफाइनाइट चार्ज शीट यहाँ लिया है,
ठीक है ना। ये आपके गॉसेस लॉ ठीक है, स्टेटमेंट आपने एजम्पशन भी गॉस लॉ का दिखा दिया आपने। इसके बाद आपने इनफाइनाइट सीट लिया। ये यहाँ पर प्रॉब्लम आपके साथ होती है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। और डी एस वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ होगा। और फिर यहाँ पर जो आपने एलिमेंट कट किया उसका डी एस वेक्टर कहाँ होगा, उसका ये डी एस टू जो आपने लिया है वो इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी। तभी जाकर तो बना समझा पाओगे ना आप, ठीक है ना। इस तरीके से आप पॉइंट आउट करोगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ भी दिखाओगे कि डी एस थ्री कहाँ होगा, इधर होगा। ये तो हो गया, एक लेटरल सिस्टम होगा ना, ये तो तीन ही होते हैं ना, एक लेटरल हो गया, एक आपका सर्कुलर हो गया, ये किधर हो जाएगा, ठीक तो है। तो ये डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट करने पड़ेंगे कि जो एलिमेंट आपने कट किया है सरफेस एलिमेंट, उसका डायरेक्शन क्या है, ये भी पॉइंट आउट किया, ठीक है आपने। यहाँ भी ठीक ही किया आपने, ठीक है। और आपने थोड़ा सा आपको सही ढंग से पॉइंट आउट करना होगा, ठीक है बेटा जी। ये ठीक किया आपने, डायग्राम पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अच्छा, अब आपको एक्सप्रेशन फॉर द क्या आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग, क्वेश्चन नंबर 30, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस यूनिफॉर्म फील्ड व्हेन विल दिस फोर्स बी मैक्सिमम। आपको देखना है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, एक यूनिफॉर्म रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो आपको दिखाना है। तो आपने क्या किया इसमें बेटा जी, डायग्राम आपने कैसे बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाना पड़ेगा ना कहाँ बनाया आपने, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाया है कि नहीं, तभी तो आप बता पाओगे ना। अब देखो बेटा जी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म आपकी फील्ड देखो बनी हुई है, यहाँ पर कंडक्टर आपने प्लेस कर दिया है, ये करंट की डायरेक्शन है, कहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है बेटा जी। कहाँ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या लिया हमने, उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने वी डी लिया, तो इस पर लगने वाला फोर्स कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर देखो मैंने क्या है, यहाँ पर फोर्स क्या होगा तुम्हारा, ई इंटू वी डी क्रॉस बी, आपको पता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, फिर इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिया हमने, क्योंकि फील्ड और वी डी के बीच में कितना एंगल बना, साइन थीटा, ठीक है बेटा जी। फिर हमने क्या टोटल फोर्स, अब क्या किया आपने, पूरे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन है, कितना होगा वो, एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है बेटा जी, स्मॉल एन आपका जो है, एक सेकेंड, हाँ, स्मॉल एन क्या आपका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी, ए इंटू एल, एरिया क्या इसकी है, ये इसकी एरिया है, इसकी लेंथ है, तो ए इंटू एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और स्मॉल एन से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें पूरे के पूरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। और पूरा का पूरा फोर्स निकालना होगा कि एन इंटू क्या होगा तुम्हारा, एफ होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना, इतना है, तो एन इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा, ये होगा, आपने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, क्योंकि जितने सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक साथ एक्ट हो रहे हैं, तो मतलब पूरा का पूरा कंडक्टर आ गया आपका, ठीक है बेटा जी। सिंस इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, ये दी गई आपको है, तो एफ क्या होगा तुम्हारा, इसको हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल एन ई ए वी डी, ये आपकी करंट है आई, तो आई एल बी साइन थीटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आपका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर है, और एल बी साइन थीटा को आई को बाहर निकालेंगे तो इसको हम अगर लिखना चाहें वेक्टोरियली तो एल क्रॉस बी लिखेंगे जी, ठीक है बेटा जी। और आपको साथ में ये भी पूछा गया है, स्पेशल केसेस भी आप दो, है ना। तो हम यहाँ पर फ्लेमिंग का क्या लगाएंगे, ये जो फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पॉइंट आउट कर लेंगे, मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे स्पेशल केस क्या होगा, अगर थीटा क्या तुम्हारा होगा, 0 होगा, तो कॉस 180 क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन इसमें है, साइन नहीं, कॉस नहीं, साइन इसमें है ना, साइन फार्मूला है, साइन आया है, तो साइन 180 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। और साइन मतलब इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, फोर्स क्या होगा, फोर्स आपका होगा 0, फोर्स जो आपका होगा 0, ये आपका होगा 0, मतलब मिनिमम होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर को फील्ड के अलॉन्ग रखते हैं तो कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है बेटा जी। और अगर आपने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू आपने 90 डिग्री लिया, तो ये क्या इंप्लाई, साइन 90 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है कि आपका हो जाएगा क्या चीज़, आई एल बी,
ये आपका हो जाएगा उस पर मैक्सिमम फोर्स, ये आपका मैक्सिमम फोर्स होगा। ये फोर्स तब लगता है जब आपका ये आपका कंडक्टर फील्ड के बिल्कुल ऐसे रखो, परपेंडिकुलर रखा हो, ऐसे रखा हो। कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। उस टाइम पर इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग ध्यान देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में इसके आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बेटा जी। अब इसने बताया शो दैट इन केस ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ए प्लस डेल्टा m/2। ठीक है, बच्चे ने लिखा है, यहाँ पर सही लिखा है। डायग्राम भी इसने, एरो बनाओ बेटा, डायग्राम पर इंसिडेंट लाइट बनाओ, यहाँ पर दिखाओ। ये रिफ्रैक्टेड लाइट बनाओ, फिर दूसरे मीडियम से बनाओ, रिफ्लेक्ट लाइट बनाओ, तभी तो काम बनेगा ना आपका। ये आपका नॉर्मल दिखाओ, ये भी आपका n1, ये भी क्या आपका n2 है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए है ना। सबके बारे में यहाँ पॉइंट आउट करो, ये क्या है ना। ये इंसिडेंस एंगल क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, तब जाके आपको नंबर प्रॉपर मिलता है। यहाँ आपने सही लिखा है, ठीक है। डेरिवेशन आपका बिल्कुल सही, इमरजेंट एंगल ये भी सही है। प्रूफ थोड़ा साफ लिखोगे, ये भी सही बिल्कुल आपने प्रूफ किया, ये भी करेक्ट आपका है। 5 मार्क्स इसमें मिलेगा आपको, नो प्रॉब्लम। बट ये है कि डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम का जो भी पॉइंट है, एक एक पॉइंट उसको इंडिकेट करो, जो उसमें टर्म आए हैं उन टर्म्स को भी क्या है लिखो, ये क्या क्या है। उससे पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ती है आपकी है। ठीक है ना, आपको छोड़ना नहीं, एक भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है बेटा जी। तो पहला क्वेश्चन था क्या था आपका, ए में आ जाओ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर? ठीक लिखा इसने है। मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं, जो कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, इसका जो ऑर्डर होता है वो 10⁻⁸ टू 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। और इसका जो होगा, इसका अगर हम कन्वर्ट करते हैं 10⁸ टू 10⁻18 ओम सेंटीमीटर होगा, है ना। सेंटीमीटर में इसका ऑर्डर दी गया है। ठीक है बेटा जी। आई थिंक चाहो तो आप और इसमें आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। इन सब चीज़ों का ध्यान देना, इसने बिल्कुल सही लिखा है, नो प्रॉब्लम। एनर्जी गैप 1.1 का मतलब क्या? इट इज़ क्या लिखा है? नीड टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू ट्रांसफर द कंडक्शन। हाँ ठीक है, ट्रांसफर टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा जी। मतलब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो एनर्जी गैप है जिससे क्या है, इतनी एनर्जी अगर क्या है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करें तो वो कहाँ जंप कर जाएगा? कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। को लाइट वेव और मैटर वेव आर डिफाइंड लाइट। ठीक है ना। शुरू विद द हाई, हाँ थोड़ा साफ लिखो, थोड़ा समझ नहीं आप। द वेव मैटर वेव आर द डिफरेंट वेव्स। लाइट वेव क्या है? बस लिखो कि लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो है कि मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ये भी, इससे भी आपको पूरा का नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तो लिखा है कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो कितना लिखा आपने है? आपने ट्रू लिखा है, जबकि गलत है। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? अगर ये प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर कहाँ पे ऊपर है तो फील्ड ए कहाँ होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री पर। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, 0 नहीं होता है। तो और सब आपके ठीक ही हैं। रेसिस्टिविटी आपने दे दिया, वोल्ट पर मीटर भी आपने क्वांटिटी का दिया, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट पर मीटर होगा ना, है ना। इसको आप बाल्मर सीरीज का भी दिया, ट्रू है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लास्ट में आपका जो है इलेक्ट्रिक, ठीक, ये भी आपका सही है कि वोल्ट मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा। तो ये चीज़ आपने पॉइंट आउट किया, और आपका अगर काउंट किया जाए 1 करके इस तरीके से, तो आपका आपने ठीक किया है। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या है 66, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पॉइंट आउट करना है। तो जो मार्क्स आपको मिले हैं उन पे फोकस करना, आप ध्यान देना। बट ये है कि जो नंबर आपके कट रहे हैं उन पे भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात, 1 मिनट में काउंट कर लूँ कितना हुआ सब।
बेटा आपकी काउंटिंग में आ रहा है, 1 मिनट। ये आपका आ रहा है 61 नंबर आपका बन रहा है बेटा जी। इस बात पे फोकस करना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अभी आपको क्या है 70 तक जाना है, तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही करनी होगी। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।